डियर स्टूडेंट, जेपीआईसी डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं वीडियो स्टार्ट करने के प्रारंभ में ही कि आपके पास जो है पीडीएफ फाइल पहले से पहुंच रही है। तो एक एक लेसन का 9th में आपके पास पीडीएफ फाइल पहुंच चुकी है। कोई दिक्कत होगी तो उस पीडीएफ फाइल अलग से हम भेज देंगे अगर कहीं आवश्यकता महसूस होगी आपको तो आज का वीडियो में हमारा जो टॉपिक है, विषय वस्तु है फ्रांसीसी क्रांति। इसको हम लोग बहुत सरल तरीके से समझेंगे। पीडीएफ फाइल में भी आपके जो चीज़ें दी गई हैं रिलेटेड हैं इसी से, यही सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो आप उसको रटने के बजाय अगर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। रटने की प्रवृत्ति के बजाय आप समझने की प्रवृत्ति डालें तो आसानी से वीडियो के माध्यम से आप विजुअल तरीके से आप बहुत बेहतर ही समझ सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से टॉपिक आपका है फ्रांसीसी क्रांति। इसको समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्रांति मीन्स क्या होता है। क्रांति मीन्स होता है जो पूरी व्यवस्था में, पूरे सिस्टम में, किसी ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन ला दे, एक तरह से पूरी व्यवस्था ही बदल जाए, उसे क्रांति का नाम दिया गया। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, या फिर आर्थिक क्षेत्र में हो। बहुत सरल तरीके से समझेंगे क्रांति मीन्स क्या होता है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर क्रांति आएगी तो कहने का मतलब है अगर कोई सत्ता है, कोई शासन व्यवस्था है, जैसे एग्जाम्पल राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को जड़ से समाप्त कर देना वहाँ के जनता के द्वारा, वहाँ के पब्लिक के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ के नागरिकों के द्वारा। तो यानी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था काबिज कर देना, तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? राजनीतिक क्रांति कहलाएगा। सामाजिक क्रांति मीन्स क्या होता है? पूरे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन कर देना। जैसे जाति व्यवस्था थी, ऊंच नीच का भेदभाव था, पुरातन सोच के लोग पहले रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। लेकिन यही अगर अचानक, जैसे शिक्षा के माध्यम से पूरा अचानक जो बदलाव आता है, एजुकेशन के माध्यम से हमारे समाज में दूरी जो है, लोगों के अंदर जातिवाद के आधार पर जो दूरी है वो अचानक ख़त्म हो जाए, तो इस बदलाव को या सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन हो जाए, इसी को बोलते हैं सामाजिक क्रांति। धार्मिक क्रांति मीन्स होता है धर्म के क्षेत्र में। तो एग्जाम्पल आर्थिक क्षेत्र में कैसे है, यानी आर्थिक क्षेत्र में जैसे उत्पादन के पुराने साधन थे, उनके स्थान पे नवीन साधनों का प्रयोग किया गया, तो इस तरह से उत्पादन में वृद्धि हुई। तो ये क्रांतियाँ शब्द जो है, क्रांति शब्द जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थों को लेके आएगा। तो यहाँ हम लोग समझेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति, क्रांति का अर्थ आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्रांति चूँकि 1789 में हुई थी, अर्थ भी आप समझ गए, स्वरूप और परिस्थितियाँ क्या थी इसको समझेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ पे शासक जो था लुई 16वां था। कौन शासक था? लुई 16वां। बहुत सिंपल सा तरीके से आप समझेंगे। कुछ टॉपिक आपके आगे चल के 10th में भी चलेंगे, 9th में अभी से अगर आप जानते रहेंगे तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, बहुत आसानी तरीके से आपको समझाएंगे। परिस्थितियाँ पहले समझेंगे कि शासक कौन था। लुई 16वें का शासन था सबसे पहले। इसकी प्रकृति समझेंगे। इसकी प्रकृति कैसी थी? ये निरंकुश शासक था। इसकी प्रकृति, जैसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि लुई 16वें के विषय में क्या जानते हैं, तो ये फ्रांस का शासक था और ये जो था निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक। अब निरंकुश मीन्स क्या होता है? ऐसा शासक जिस पे किसी भी प्रकार का किसी का कोई नियंत्रण न रहे, मनमानी तरीके से शासन व्यवस्था को संचालित करे। तो प्रशासनिक कार्यों में जो भी निर्णय लेता था, जो भी डिसीजन लेता था, जो भी कानून बनाता था, जो भी निर्णय लेता था, जो भी नीतियाँ निर्धारित करता था, किसी से पूछता नहीं था। मनमानी तरीके से उन चीज़ों को, उन कानूनों को, उन व्यवस्थाओं को लागू करता था। तो इस तरह से वो शासक कैसा था? निरंकुश था, अत्याचारी था, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मतलब कह सकते हैं दबाव नहीं था। तो उसकी ये प्रकृति हो गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस क्रांति की परिस्थितियाँ कैसी थी? तो परिस्थितियों में लुई 16वें का शासन था। इसके अत्याचारों से, इसकी नीतियों से समाज में, या कह सकते हैं कि फ्रांस में लोगों के अंदर आक्रोश व्याप्त हो गया था। लोग एकजुट होने लगे थे इसके खिलाफ कि सत्ता को समाप्त कर दिया जाए, लुई 16वें के शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो इस तरह से समाज में बहुत सारी समस्याएं थी उस समय फ्रांस में। तो इस समय इस तरह की ये वहाँ पे परिस्थितियाँ थी।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन कौन से थे, इस फैक्टर पे हम लोग अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे। सबसे पहले हम लोग आते हैं फर्स्ट बिंदु पे। फर्स्ट बिंदु है निरंकुश शासन। निरंकुश शासन क्या होता है, अभी जस्ट समझा है, ऐसी शासन व्यवस्था ऐसा शासक जिस पर कोई नियंत्रण ना हो। तो शासक पे कोई नियंत्रण नहीं था, तो निरंकुश शासन व्यवस्था थी, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, मनमाने तरीके से शासन संचालित किया जा रहा था, जिससे जनता आक्रोशित हो गई और क्या की, फ्रांस में क्रांति की। सेकंड बिंदु पे आते हैं। सेकंड बिंदु क्या है, शासन व्यवस्था में दोष। शासन व्यवस्था में दोष से क्या तात्पर्य है कि ऐसा शासन व्यवस्था जो दोषपूर्ण हो। दोषपूर्ण क्या होता है, जैसे शासन व्यवस्था में आपने एंशिएंट टाइम, प्राचीन टाइम में देखा होगा कि जैसे शासक को एक उपाधि दी जाती थी कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत मानते थे। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे प्राचीन काल में, हर्षवर्धन थे, बहुत सारे सम्राट थे प्राचीनतम जो प्रजा को कैसा मानते थे, पुत्रवत मानते थे, किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन ये ऐसा शासक था जो अपने शासन व्यवस्था में अपनी प्रजा के साथ भेदभाव करता था। उच्च वर्ग को जो है बहुत सारे छूट मिले थे, अधिकार मिले थे, उन्होंने किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग था उनके साथ भेदभावपूर्ण किया जाता था। तो इस तरह से दोषपूर्ण शासन व्यवस्था थी। जब भी किसी के साथ कोई भेदभाव होता है, चाहे सामाजिक लेवल पे हो, चाहे आर्थिक लेवल पे हो, चाहे राजनीतिक लेवल पे हो, चाहे धार्मिक लेवल पे हो, किसी भी स्तर पे अगर भेदभाव होगा तो जनता आक्रोशित होगी और शासक के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। तो यहाँ भी वही परिस्थितियाँ थी, शासन व्यवस्था में दोष थे ये सारे, जो अभी हमने आपको बताया बिंदुओं में कि क्या क्या दोष थे, भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएं किस तरह की थी। इसी के कारण जो है जनता आक्रोशित हुई और क्या की, फ्रांस में क्रांति की। अगले बिंदु पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सैनिकों में असंतोष। सैनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। लेकिन जब उन्हें अनावश्यक युद्धों में भेजा जाता है, लगातार युद्धों में रत रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति गलत हो जाती है। कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि एक सीमा तक वो किसी तरीके से अगर सुरक्षा की बात है तो राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए वो मरने को तैयार रहते हैं। लेकिन जब अनावश्यक युद्धों में हमेशा भेजा जाएगा, लंबे समय तक, लंबे कार्यकाल तक, क्या कह सकते हैं काफ़ी समय तक जब उन्हें युद्धों में भेजा लगाए रखा जाएगा तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस में भी वही सिचुएशन था। वहाँ के सैनिकों को लगातार युद्धों में लगाया रखा गया। कोई उससे प्रॉफिट नहीं, फायदा नहीं होता था। अगर कोई क्षेत्र विजित कर लें तब भी ठीक है, लेकिन अनावश्यक युद्धों में रत रहने के कारण उनके अंदर असंतोष व्याप्त हो गया। और इसी असंतोष के कारण चूंकि उनकी समस्याओं पे शासक का कोई भी ध्यान आकृष्ट नहीं होता था, तो ऐसी स्थिति में सैनिकों ने क्या किया, ये भी जो है शासक के खिलाफ एकजुट होकर के क्रांति में भाग लिया, यानी अपना भी योगदान दिया। तो इस तरह से सैनिकों के असंतोष के कारण भी फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई। अगले बिंदु पे चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु है सामाजिक वर्ग भेद। बहुत ईजी तरीके से समझेंगे। सामाजिक वर्ग भेद क्या होता है, जब सामाजिक लेवल पे जो समाज में विविध प्रकार के वर्ग होते हैं, जैसे उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, जब उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभावपूर्ण स्थिति बनती है शासक के द्वारा या समाज में एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के प्रति, तो इस तरह से जब वर्ग भेद बनता है तो समाज में क्या होता है, जो भाईचारा होता है या समरसता होती है वो समाप्त होने लगती है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन थी। समाज में जो अलग अलग प्रकार के वर्ग थे, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उनके साथ भेदभावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। इस कारण ये लोग क्या किए, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ये वर्ग दोनों मिलकर के क्या किए, शासक के खिलाफ मिलकर के क्रांति में भाग लिए। तो इस तरह से सामाजिक वर्ग भेद भी क्या बना, फ्रांसीसी क्रांति का कारण बना। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, धन का दुरुपयोग। हमने आपको प्रकृति बता दिया, उसका नेचर कैसे था, शासक का निरंकुश था, विलासी प्रवृत्ति का था। विलासी शब्द यहाँ पे आया है। विलासी से तात्पर्य क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीता हो। तो यहाँ पे भी हम आपको बताना चाहेंगे, जो शासक था लुई 16वां, बहुत ही भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जीता था, जनता के धन का दुरुपयोग करता था। कैसे करता था, 2-3 बिंदु पे समझाएंगे। जैसे राज दरबार को
शान शौकत युक्त विलासी कह सकते हैं, सुख सुविधाओं से पूर्ण जो है राज दरबार को सजाए रखता था। राज दरबार में बहुत सारे कार्यक्रम करवाता था, तो इस तरह से बहुत सारा धन खर्च होता था और जनता का ध्यान इधर जाता था, आकृष्ट होता था कि किस तरह से हमारे करों को इकट्ठा करके पैसे के हमारे देश के लोगों के जो नागरिक हैं उनके ऊपर अधिक मात्रा में कर लगा करके पैसे इकट्ठा करके और उस धन का क्या कर रहा है शासक, दुरुपयोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसके धन के दुरुपयोग के कारण क्या फर्क पड़ा, राजकोष जब भी खाली हो जाता था तो कह सकते हैं कि राजकोष खाली हो जाने के पश्चात धन को पुनः प्राप्ति करने के लिए, चूंकि राजा जो होता है उसके आय का स्रोत क्या होता है, कर होता है, और कर लगाने के माध्यम से ही वो अपने आय की पूर्ति करता है। तो क्या करेगा, जब धन का दुरुपयोग करेगा फिर पैसे की आवश्यकता होगी, और जब पैसे की आवश्यकता होगी तो फिर से वो करों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि जब करेगा करों में तो उसका असर किस पे पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जनता पे पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में धन के दुरुपयोग करने के कारण इसका असर जनता पे पड़ रहा था, और जनता क्या की, क्रांति में सहयोग, क्रांति के प्रकार कर सकते हैं, जनता ने क्रांति किया। क्यों किया, क्योंकि उसके धन को, उसके ऊपर अधिक टैक्सेस लगाए गए थे, बहुत ज़्यादा कर लगाए गए थे, और जनता पे उसका गलत असर पड़ रहा था, उसका आर्थिक स्थिति दयनीय होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जनता ने क्या किया, क्रांति की। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि फ्रांस में जो भी वर्ग थे, जैसे शिल्पकार वर्ग थे, किसान वर्ग थे, कृषक वर्ग, या कह सकते हैं कुटीर उद्योग संचालित वर्ग थे, जब इन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि जब कोई व्यवसाय कोई कर रहा है व्यक्ति, अगर उसे लॉस में बिजनेस होगा तो उसे बिजनेस करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो उनका आर्थिक शोषण, जहाँ जहाँ पर उन्हें अधिक मात्रा में काम कराया जा रहा था, पैसा नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी, किसानों को भी उनका उत्पादन इतनी मात्रा में नहीं होता था, कम मात्रा में होता था, टैक्सेस कर ज़्यादा लगाए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में प्रकार कह सकते हैं उनका आर्थिक शोषण होता था, जिससे आक्रोशित होकर के उन्होंने क्या किया, फ्रांस की क्रांति में भाग लिया। नेक्स्ट बिंदु है बेरोजगारी। बेरोजगारी मीन्स यहाँ समझेंगे, बेरोजगार का तात्पर्य क्या है, इसको समझेंगे। क्या ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए रोजगार के अवसर, मतलब रोजगार नहीं प्राप्त है, या कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, तो बेरोजगारी भी यहाँ पे मुख्य बिंदु क्रांति का कारण बना। कौन कौन सी बेरोजगारी, जैसे जो सैनिक थे, जब उन्होंने सैनिक व्यवस्था से त्याग दे दिया, यानी सैनिक नहीं रहे अब, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। किसान, जब कृषि कार्य पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया, कर लगाया गया, तो कृषि कार्य से दूर होने लगे, तो वो भी बेरोजगार हो गए। शिल्पकार थे, बहुत सारे लोग थे, जब उन्हें कोई कार्य नहीं मिल रहा था, उनके ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा था, तो वो भी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगारी भी क्या बना, फ्रांस की क्रांति का ये भी एक कारण बना। नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, दार्शनिकों का योगदान। इसको समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से। दार्शनिक मीन्स होता है विचारक, दार्शनिक मीन्स विचारक। इसकी राय किसी के संदर्भ में हो सकती है, आध्यात्मिक हो सकती है, धार्मिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, आर्थिक, किसी भी संदर्भ में इसकी जो राय होगी। तो कहने का मतलब दार्शनिक मीन्स विचारक। विचारक क्या होता है, जो अपनी राय दे, चाहे शासक के लिए दे। अगर शासक निरंकुश है तो दार्शनिक क्या बोलेगा कि ये जो है जनता का अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसी क्रम में आगे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं। इन सारे लोगों का क्या योगदान होता है, जैसे कवि है, कवि जो है अपनी लेखनी के माध्यम से कविता लिखेगा, लेखक जो है अपनी लेखनी के माध्यम से कोई बुक लिखेगा, कोई किताब लिखेगा, कोई रचना लिखेगा। अगला है कलाकार है, कलाकार जो है चाहे मूर्ति के माध्यम से मूर्तिकार हो, चाहे शिल्पकार हो, अपनी कला के माध्यम से जनता को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। अगला है संगीतकार, संगीतकार जो होता है संगीत के माध्यम से भी जनता को ध्यान आकृष्ट करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे ये सारे लोग मिल करके क्या किए, फ्रांस की जनता को आंदोलित किए, उन्हें की मना स्थिति को, यानी उनके हृदय को झकझोरा कि अब आप संकीर्ण भावनाओं को त्याग करके अपने राष्ट्र के लिए कुछ करिए। अगर आपका शोषण हो रहा है, आपके पास समानता की व्यवस्था नहीं है, स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं है, राष्ट्र में अगर आपको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, शासक आपका शोषण कर रहा है, तो इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। आपके अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र को बचाइए। दूसरे देशों की शक्तियां जो आपके राष्ट्र पे कब्जा कर रखी हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाइए, शासक के खिलाफ आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों के लिए सजग होइए। तो इन्होंने क्या किया, जनता को, उनके हृदय को झकझोरा, एक प्रकार से उन्हें दिशा प्रदान की
और इन केवल कलम के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से। इसका असर जनता पे पड़ा और जनता ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति में भाग लिया। डियर स्टूडेंट, ये सारे फैक्टर थे फ्रांसीसी क्रांति के, कौन कौन से कारण थे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति अर्थ क्या है, क्लियर हो गया। स्वरूप कैसा था, स्वरूप मीन्स होता है कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित थे, मतलब केवल व्यक्तिगत किसी एक वर्ग का एक क्रांति नहीं था कि हम कह सकते हैं केवल किसानों का था। इसमें सैनिक भी थे, किसान भी थे, शिल्पकार भी थे, मजदूर भी थे, लेखक भी थे, सभी लोग, सभी वर्गों ने मिलकर के क्रांति में भाग लिया। तो इसलिए जो इसका स्वरूप जो है सम्मिलित सभी वर्गों का संयुक्त क्रांति था। परिस्थितियां भी हमने बताई किस तरह से थी और ये सारे कारण थे। हमारा विषय वस्तु यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।